मैथिली शरण गुप्त जी इनका मुकाबला कैसे करेंगे। वो कहते हैं कि कहाँ यौवन का उद्दाम तेज, कहाँ डलते सूर्य की बस्ती। मैथिली शरण गुप्त जी के मित्र मैथिली शरण गुप्त जी के और कोई प्रिय बंधु के बारे में जो है आलोचना करते हुए उनके बारे में कुछ कह देते हैं। भारत देश के वैभव से भरा हुआ जो अतीत है उसका गुणगान करते हुए यशोधरा और काबा करबला में उन्होंने जो है मानवता को जो है प्रमुख प्राधान्यता दी। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीबीए के हिंदी पाठ्यक्रम से जो गद्य प्रतिभा है उसमें से जो सबके दद्दा पाठ है उसको देखेंगे। देखिए, सबके दद्दा जो पाठ है उसका प्रारंभ इसके फर्स्ट सेशन में ही हो चुका था। फर्स्ट सेशन में हमने लेखक परिचय और उसके बाद पाठ का प्रारंभ जो है यहाँ पर किया था। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेशन में ही बताया था कि यह जो है यह जीवनी है, यह एक जीवनी है और उसके साथ साथ यह संस्मरण शैली में भी है। मतलब लेखक जो है मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित अपनी स्मृतियों को इसमें लिपिबद्ध करते जाते हैं। तो पहले हमने मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में यहाँ पर देखा कि किस तरह उनके हर एक गुणों के बारे में, यहाँ तक कि उनकी छोटी मोटी बातों के बारे में भी यहाँ पर लेखक जो है कहते जाते हैं। अब तक हमने ये देखा कि मैथिली शरण गुप्त जी इतने महान कवि होने के बावजूद भी उनमें अहम नहीं था। वो बहुत ही सहज स्वभाव के थे, उनमें विनम्रता बहुत ही ज्यादा थी। इसके उदाहरण स्वरूप में भी हमने यहाँ पर देखा कि एक बार जब लेखक उनसे कहते हैं कि आपकी आलोचना लोग करते हैं कि आपकी जो भाषा है उसमें बहुत ही अटपटापन है करके, तभी बहुत ही सरलता से और स्वाभाविक रूप से वो उसको स्वीकार करते हुए ये कहते हैं कि हाँ, मुझे भी लगता है कि मैं भाषा की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ करके। मतलब उस समय उनमें वह घमंड नहीं दिखा, ना ही वह गुस्सा हुआ है कि किसने इस तरह कहा, ये सभी वो कुछ भी नहीं, इसके बारे में ध्यान उन्होंने नहीं दिया। तो आखिरी सेशन में पाठ यहाँ तक हुआ था। तो आइए आगे जो है आगे की पार्ट में या फिर आज के सेशन में हम देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित और भी कौन कौन से जो बातें हैं यहाँ पर लेखक कहते जाते हैं करके। देखिए, इसी घटना का वर्णन करते हुए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उस समय में जो उनको देखा, उस समय मैंने जो उनको देखा तो मैं हैरान ही रह गया। उनमें कोई कटुता नहीं थी, कोई गर्व नहीं था, घमंड नहीं था। बहुत ही स्वाभाविक रूप से उस बात को उन्होंने स्वीकार किया और उसके जवाब भी उन्होंने दिया करके। देखिए, वो कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी में बहुत ही ज्यादा जो है व्यापारिक बुद्धि जो है थी। मतलब एक व्यावहारिक बुद्धि जो है बहुत ही तीक्ष्ण थी, बहुत ही तेज थी उनकी बुद्धि। तो इसीलिए उनके आलोचक यहाँ पर कहते जाते हैं कि उनकी जो विनम्रता है वह व्यापारी या फिर वैष्णवों वाली विनम्रता है करके। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि व्यवहार में विनम्र होना या फिर सहज स्वाभाविक होना ना ही कोई अशिष्टता है और ना ही कोई असभ्यता है। अशिष्टता और असभ्यता तो दंभ में है, मतलब गर्व में। देखिए, यहाँ पर जो मैथिली शरण गुप्त जी के आलोचक जो कहते थे कि उनकी जो विनम्रता है वह वैष्णवों वाली विनम्रता है, इस तरह करके वो क्या है यहाँ पर आलोचना करते थे। उसके बदले में, उसके बारे में यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या है, अगर वो स्वाभाविक है, सहज है, बहुत ही विनम्र है तो क्या है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वही गलत बात है तो क्या है, दंभ में है। असभ्यता, अशिष्टता किसी में है तो वह दंभ में है। और राष्ट्र कवि से तो दंभ दूर ही रहता था करके वो कहते हैं। मतलब मैथिली शरण गुप्त जी से तो जो एक राष्ट्र कवि है उनसे तो दंभ जो है, अहंकार जो है वह दूर ही रहता था करके यहाँ पर वो कहते हैं। मतलब मैथिली शरण गुप्त जी के गुणों के बारे में यहाँ पर वो कहते जाते हैं। वो कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी में बच्चों जैसी जो है मासूमियत थी और एक नारी का सा स्नेह जो है वह करते थे सबसे। एक नारी सा स्नेह जो है वहां सबको देते थे, विनम्रता उनमें ज्यादा थी। तो ये सभी कहते हुए वो कहते जाते हैं
दूसरों को प्रतिष्ठा देते थे, अवसर देने के लिए झुक जाते थे, लेकिन सामने वाले के अभिमान के सामने नहीं झुकते थे। देखिए वहां पर क्या कह रहे हैं, वो दूसरों के सामने झुकते थे क्योंकि उनमें विनम्रता की मात्रा जो है ज्यादा थी। मगर ये बात नहीं है कि अगर वो सबके सामने झुकते हैं, मतलब क्या है, दूसरों को अवसर, मतलब दूसरों को यहाँ पर मान सम्मान देने के लिए, दूसरों को गौरव देने के लिए जो है, दूसरों को गौरव सम्मान देने के लिए अगर वो झुकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर एक के सामने झुकते, मतलब दूसरों के दंभ के सामने वो नहीं झुकते थे, दूसरों के गर्व के सामने वहां नहीं झुकते थे। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, अगर उनके सामने कोई घमंड करे, उनके सामने कोई घमंड दिखाए, अभिमान दिखाए, गर्व दिखाए, झूठा अभिमान दिखाए, तो वहां उनके सामने नहीं झुकते थे। तो आगे वो कहते हैं, मैंने उनके रौद्र को देखा है, मान को भी देखा है। एक बार आकाशवाणी के अधिकारियों के किसी व्यवहार से उन्होंने अपने को अपमानित अनुभव किया, तब बार बार प्रार्थना करने पर भी वे वहां नहीं गए। अंततः जब गए भी तो उनके मुख की रेखाओं में अंतर का ज्वालामुखी जैसे भवक भवक उठता था, परंतु उनका यह अभिमान अपने व्यक्तित्व के लिए नहीं था, बल्कि उसके लिए था जिसके वे प्रतिनिधि थे। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं, अब तक जो वो मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कहते जाते थे कि वो बहुत ही विनम्र है, बहुत ही स्वाभाविक है, वह जो है सबको मान सम्मान देते थे, दूसरों को गौरव देने के लिए झुकते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वह हमेशा जो है यहाँ पर सबके सामने वह झुकते थे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें गुस्सा ही नहीं आता था, वो हमेशा क्या है यहाँ पर संतुलित रहते थे, हमेशा शांत रहते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें गुस्सा ही नहीं आया। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने उनको रौद्र को भी देखा है, रौद्र रूप मतलब उन्हें गुस्सा करते हुए भी मैंने देखा है करके वो कहते हुए एक उदाहरण जो है आकाशवाणी से संबंधित एक उदाहरण यहाँ पर वो देते हैं कि एक बार वहां क्या है आकाशवाणी जाते हैं, तो उस समय वो महसूस करते हैं कि क्या है आकाशवाणी के कुछ अधिकारियों द्वारा उन्हें अपमानित हो रहा है। अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए वो क्या करते हैं, वहां से तुरंत निकल जाते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि क्या है यहाँ पर वो अपमान करे, तो वहां से तुरंत निकल जाते हैं। बाद में बहुत रिक्वेस्ट करने पर वहां वापस आते हैं, मगर पहले जैसे जो उनका मुख था उसमें जो है जो हंसी थी वो अभी नहीं था, उनके चेहरे के हाव भाव पर जो है वह बदलाव जो है आ गई थी। तो यहाँ पर ये भी स्पष्ट करते हैं लेखक विष्णु प्रभाकर जी कि ये जो गुस्सा वो दिखाए या फिर ये जो रौद्र रूप उन्होंने दिखाया, ये जो है ना सिर्फ उनके लिए था बल्कि उसके लिए था जो उनके प्रतिनिधि के रूप में आए थे, जिसके प्रतिनिधि के रूप में वो आए थे, जो काम करने के लिए वो आए थे। उन्हें लगा कि उनसे ज्यादा उस काम का जो है जिसके प्रतिनिधि वह बने थे उसका जो है यहाँ पर अपमान हो रहा है। तो इसीलिए वो क्या है यहाँ पर उनका एक रौद्र रूप इस समय में देखने को मिला करके वो कहते हैं। जब तक उनके शांत रूप, एक संतुलित रूप, एक विनम्रता को देखते आ रहे थे, अभी एक रौद्र रूप भी मैंने उनका देखा है करके वो कहते हैं। तो इसीलिए एक आकाशवाणी की एक घटना का जो उदाहरण है वहां देते हैं। तो आगे बढ़ते हुए लेखक यहाँ पर ये कहते हैं कि सिर्फ एक बार नहीं और भी कई बार जो है मुझे उनके साथ रहते हुए उनके रौद्र रूप का दर्शन जो है मिला। मतलब और भी बहुत सारी बार जो है उन्हें गुस्सा करते हुए लेखक ने देखा है। तो और एक उदाहरण यहाँ पर देते हैं कि दिल्ली में स्थित उनके निवास स्थान में, दिल्ली में जो उनका घर था वहां पर रहने पर एक बार क्या होता है, उनके जो एक मित्र है वो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी के मित्र, मैथिली शरण गुप्त जी के और कोई एक प्रिय बंधु के बारे में, और एक कोई अच्छे मित्र या फिर प्रिय बंधु के बारे में जो है यहाँ पर वो एक आलोचना करते हुए क्या है उनके बारे में कुछ बोलते हैं। देखिए आकाशवाणी के संदर्भ में जो वो गुस्सा दिखाते हैं यह उनके व्यक्तित्व के लिए नहीं था, बल्कि ये गुस्सा वह इसलिए ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि बल्कि जो है वो जिसके प्रतिनिधि के रूप में आए थे उसका यहाँ पर अपमान जो है होते देख वहां गुस्सा हो जाते हैं। तो इसी तरह मैथिली शरण गुप्त जी जो है यहाँ पर कहीं भी उनको चुनौती मिलती तो वहां चुप नहीं बैठते थे, वो शांत रहते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी गुस्सा ही नहीं होते थे या फिर वो कभी
क्या है यहाँ पर चुनौतियों को स्वीकार ही नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। तो इसी चुनौती के संदर्भ में वो आगे लिखते जाते हैं, इसी प्रकार जहां उन्हें चुनौती मिलती थी वहां पर उतने ही ऊपर उठ जाते थे। याद आता है कि एक बार सभा में उर्दू के एक प्रसिद्ध कवि के साथ उनका भी सम्मान हुआ था। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि वो चुनौतियों से कभी डरते नहीं थे, मतलब कहीं भी उन्हें चुनौती मिले तो उसका डटकर सामना जो है वहां करते थे। तो इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि एक बार, अभी याद आ रहा है कि एक बार क्या है, उर्दूदा कवि के साथ साथ उनको भी जो है यहाँ पर एक सम्मान जो है हुआ था। उसका विवरण आगे वो देते हैं। उपस्थित व्यक्तियों में उर्दूदा अधिक थे। उन कवि की कविताओं ने वह समा बांधा कि श्रोता फड़क फड़क उठे। मेरे पास हिंदी के एक लेखक बैठे थे, बोले, गुप्त जी इनका क्या मुकाबला करेंगे? कहा यौवन का उद्दाम तेज, कहा ढलते सूर्य की पस्ती। देखिए तो इसी एक संदर्भ का क्या है यहाँ पर विवरण आगे वो देते जाते हैं। मतलब एक सभा में जो है उर्दूदा कवि या फिर उर्दूदा लोग जो है ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे में उर्दू के एक प्रसिद्ध कवि जो है यहाँ पर क्या है, एक समाही बांध देते हैं, एक समाही जो है वह अपने कविताओं के जरिए बांध देते हैं। सब जगह या फिर सभी लोग जो है सभा में जितने भी लोग थे सभी लोग उनकी वाहवाही करने लगे। तभी लेखक के साथ और एक जो व्यक्ति बैठे थे वह कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्ती जी भला इस कवि का जो मुकाबला है वह कैसे कर सकते हैं। देखिए उस समय उर्दू के एक कवि का जो है यहाँ पर सम्मान था, उसके साथ साथ मैथिली शरण गुप्त जी का भी सम्मान हो रहा था। देखिए एक सभा में उर्दू के एक महान कवि और उसके साथ साथ मैथिली शरण गुप्त जी दोनों को एक साथ जो है यहाँ पर सम्मान जो है हो रहा था। तो ऐसे में जो उर्दू के कवि जो है यहाँ पर अपनी कविताएं सुनाते, अपनी बातें सुनाते हैं, एक समाही जो है वह बांध देते हैं, मतलब सभी लोग उसकी तारीफ जो है करने लगते हैं। तभी जो है लेखक के पास जो एक व्यक्ति बैठे थे वह कहते हैं कि अभी इसका जो सामना है भला मैथिली शरण गुप्त जी कैसे कर सकते हैं। देखिए वो ये कहते हैं कि अभी गुप्त जी इनका मुकाबला कैसे करेंगे, मैथिली शरण गुप्त जी इनका मुकाबला कैसे करेंगे। वो कहते हैं कि कहाँ यौवन का उद्दाम तेज, कहाँ ढलते सूर्य की पस्ती। मतलब उस समय तक मैथिली शरण गुप्त जी जो है वह बूढ़े हो गए थे, तो इसीलिए वो तो युवा था, तो उसके सामने भला ये कैसे टिक पाएंगे या फिर कैसे समा बांध पाएंगे, उसकी जैसे करके वह अपना एक संशय जो है वह प्रकट करते हैं। तो आगे देखिए, लेकिन जब ढलते सूर्य ने बोलना शुरू किया तो लगा जैसे वह पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ गया है। देर तक वह सभी स्थल वाह वाह अरे क्या कहने की ध्वनि से गुंजायमान होता रहा। देखिए जो लेखक के साथ जो व्यक्ति बैठा था, जिसने जब वो बात कहा कि उसके कुछ ही समय में जो है जब मैथिली शरण गुप्त जी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने भी कुछ कम समा नहीं बांधी। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि जब ढलते सूरज ने बोलना शुरू कर दिया तो ऐसा लगा कि मानो सूर्य जो है, जो ढलता हुआ सूर्य पश्चिम में जो ढलता है वहां भी पूर्व की तरफ जो है चलने लगा है। मतलब ऐसे अच्छे से जो है वो एक समा वहां पर बांधते हैं कि पूरी सभा जो है वह वाह वाह और अरे क्या कहने के शब्दों से जो है यहाँ पर गुंजायमान हो उठा। मतलब उस युवा उर्दू कवि से भी अच्छे से जो है यहाँ पर ये भी जो है समा जो है एक बांध देते हैं। मतलब उस चुनौती को वो स्वीकार जो है कितने अच्छे से करते हैं और कहीं भी जाए किस तरह छा जाते हैं, इसके उदाहरण में यहाँ पर ये जो घटना जो है इसे बताया गया है। देखिए यहाँ पर अगर हम इस सब के बारे में देखते जाएंगे तो लेखक ने क्या किया है, हर एक तरीके से जो है मैथिली शरण गुप्त जी की जो स्वभाव है, जो व्यक्तित्व है, जो उनका चरित्र है, उसको विस्तृत रूप से यहाँ पर क्या है हमारे सामने रखते हैं। वो शांत भी थे, संतुलित रूप में भी थे, इसके लिए भी एक उदाहरण, एक घटना का उदाहरण उन्होंने दिया। और उसके साथ साथ वो कभी क्या है गुस्सा भी करते हैं, आकाशवाणी के संदर्भ में उन्होंने दिया और उनकी विनम्रता के संदर्भ में। अभी चुनौती किस तरह वह स्वीकार करते हैं, सबके बारे में वो क्या है मैथिली शरण गुप्त जी के हर एक पहलू के बारे में जो है वह
यहाँ पर संक्षिप्त रूप में उनका जो परिचय है हमें दिलाते जा रहे हैं। तो आइए अभी और क्या क्या मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जानने को मिलेगा, आगे देखेंगे। अभी चुनौती स्वीकार के संदर्भ में हुआ, अभी वो फिर से रौद्र रस के बारे में आते हैं। मतलब क्या है, मैथिली शरण गुप्त जी को गुस्से में बारे में वो कहते हैं। वो कहते हैं कि और भी कई बार जो है, सिर्फ आकाशवाणी के संदर्भ में नहीं, और भी कई बार मैंने मैथिली शरण गुप्त जी को, उस शांत मूर्ति को मैंने गुस्सा जो है होते हुए देखा है, रौद्र रूप में देखा है। तो इसके लिए भी वह एक उदाहरण देते हैं। जो दिल्ली में उनका एक घर था, जब वहां रह रहे थे तो एक दिन जो है उनके एक मित्र जो है मैथिली शरण गुप्त जी के मित्र मैथिली शरण गुप्त जी के और कोई प्रिय बंधु के बारे में जो है आलोचना करते हुए उनके बारे में कुछ कह देते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी उस समय चुप नहीं बैठते। वो कहते हैं कि तुम अविश्वास क्यों करते हो, जो वह कहते हैं उसे सहज भाव से मान क्यों नहीं लेते। उन्होंने जानबूझकर उपेक्षा की, इसका जब तक तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है तब तक तुम्हें यह स्वीकार कर ही लेना चाहिए, नहीं करते तो गलती पर हो। देखिए, कोई बात थी कि उसी मैथिली शरण गुप्त जी के ही कोई एक प्रिय बंधु के बारे में उनके ही मित्र उनके ही सामने क्या है यहाँ पर बात जो है करते हैं। तो तभी वो कहते हैं कि क्या है, तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो। वो अपने मित्र से कहते हैं यहाँ पर, तुम उसके बारे में ऐसे बातें जो है क्यों कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है जानबूझकर उस व्यक्ति ने जो है यहाँ पर ये सभी बातें कही है, जानबूझकर उन्होंने आपकी उपेक्षा की। इसके बारे में आपके पास क्या सबूत है, क्या आप जानते हो। जब तक आपके पास कोई प्रमाण नहीं, सबूत नहीं, कि तब तक क्या है आपको उसकी बात को ये जो है मानना ही पड़ेगा। इस तरह से वो जो है यहाँ पर बोलते हो। अगर ऐसे नहीं करते तो तुम गलती कर रहे हो करके उसे एहसास दिलाते हैं उसकी गलती की। मतलब किसी के भी बारे में पूरा जाने बिना जो है उसकी यहाँ पर क्या है उसके बारे में गलत नहीं बोलना है करके वो उस मित्र को जो है वहां समझाते हैं। तो इस संदर्भ में वो आगे कहते हैं कि मैंने जो है यहाँ पर उस समय जो उन्हें देखा तो इसमें एक विश्वास था कि उनका जो प्रिय बंधु है जिसके बारे में उसके मित्र ने गलत कहा था, तो वह प्रिय बंधु जो है यहाँ पर कोई जानबूझकर गलती जो है नहीं कर सकता, गलत नहीं हो सकता, ये विश्वास जो है उनमें था। तो उसी विश्वास के चलते उन्होंने इस बात को कही थी। तो यहाँ पर भी वह गुस्सा हुए, तो इसके बारे में यह वर्णन जो है करते जाते हैं। तो आगे वो कहते हैं, संतोष भी हुआ कि उनकी विनम्रता सौजन्य की एक सीमा है, आत्मगौरव को नकारने वाली नहीं। देखिए यहाँ पर आत्मगौरव को नकारने वाली नहीं है, उनकी विनम्रता की, उनके सौजन्य की भी एक सीमा है। वो विनम्र है, उनमें सौजन्य है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ आप अगर उनके सामने कुछ भी गलत अगर आप बोलेंगे या फिर कुछ भी गलत जो है उनके साथ करेंगे तो वो चुप रहेंगे या फिर चुपचाप सहेंगे। इसे देखकर जो है मुझे संतोष हुआ करके वह कहते, क्योंकि उनकी जो विनम्रता है वहां आत्मगौरव को नकारने वाली नहीं थी। मतलब आत्मगौरव मतलब यहाँ पर क्या है, सेल्फ रेस्पेक्ट। अगर कोई उनके क्या है आत्म सम्मान को अगर कोई ठेस पहुंचाएगा तो वह चुप बैठने वाले भी नहीं थे। तो इसे देखकर लेखक को यहाँ पर खुशी हुई, इसके बारे में वह कहते हैं। तो उनके बारे में आगे वो कहते जाते हैं, उनके गुणों के बारे में आगे वो कहते जाते हैं कि वो जो पत्र जो लिखते थे उसमें भी क्या है यहाँ पर विनम्रता को जो है अधिक मात्रा में हम देख सकते हैं करके। देखिए, पत्र का भी उदाहरण जो है देते हुए वो कहते हैं कि एक बार उन्होंने पत्र में लिखा था कि मैं काशी से सुरक्षित वापस लौट गया हूं, वही मैं आते समय बहुत ही घबरा गया था, मगर अभी क्या है इस संसार से लेखा जोखा कुछ बाकी है, इसीलिए मैं सुरक्षित वापस लौट गया हूं काशी से। ये सभी जो है अगर आज मैं सुरक्षित हूं तो ये सभी आपकी क्या है यहाँ पर दयापूर्ण शुभकामनाओं के कारण है, आप ही के शुभकामनाओं के कारण है करके लिखते हुए वो आगे लिखते हैं कि हाँ अभी क्या है आपको फिर से जो है मुझे मिलने की कष्ट जो है उठानी पड़ेगी। देखिए, वो एक महाकवि थे, इसके बावजूद भी वह कितनी विनम्रता से मुझे क्या है मुझसे मिलने आना होगा, इसे कितनी विनम्रता से वो कहते हैं कि आपको मुझसे मिलने की कष्ट फिर से दोबारा उठानी पड़ेगी करके, कितनी विनम्रता से यहाँ पर लिखते हैं।
तो पत्र भी अगर वह लिखते तो उसमें भी बहुत ही विनम्रता जो है देखने को मिलता। तो इसीलिए जो है एक उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए आगे वो कहते जाते हैं कि वो राज्यसभा के सदस्य भी बने, राज्यसभा में भी गए, मगर वो किसी पक्ष में नहीं थे, किसी क्या है पक्ष में वहां नहीं थे, किसी पार्टी में नहीं थे। फिर भी वो अपनी स्वेच्छा से, मतलब अपनी मन की इच्छा से वो कांग्रेस पार्टी जो था उसका वहां साथ जो है देते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी का साथ देते थे तो वो कुछ भी गलत करे वो चुप थे। अगर कहीं पर उन्हें गलती लगती तो वो खुलकर उसके बारे में जो है यहाँ पर बात जो है करते थे। देखिए मैंने प्रारंभ में मैथिली शरण गुप्त, फर्स्ट सेशन के प्रारंभ में ही मैथिली शरण गुप्त जी के परिचय के संदर्भ में आपको बताया था कि वहां एक राजकारणी भी थे करके। देखिए वो राज्य सभा में भी जो है वहां खुलकर क्या है गलत का जो विरोध है, गलती का जो विरोध है, गलत का जो विरोध है वहां करते थे। वो जो काम करते थे उसमें वह बहुत ही स्पष्ट थे और उसके साथ साथ क्या है जो उन्हें सही लगता है उसे कहने में वो घबराते नहीं थे, बहुत ही स्पष्ट रूप से वहां कह देते थे, बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही स्पष्ट रूप से वहां कह देते थे। इसी के संदर्भ में लेखक कहते हैं 1941 में जब उनको अरेस्ट किया जाता है, जब वहां के कलेक्टर ने उन्हें जो है उनके अग्रज सहित अरेस्ट किया, तब उसके पूछने पर जो है मैथिली शरण गुप्त जी बहुत ही हिम्मत से यहाँ पर वहां स्पष्ट रूप से जवाब देते हैं कि तुम्हारा तो दिमाग खराब है, अभी तुमसे क्या बातें करना करके वहां कहते हैं। मतलब कुछ भी बात जो है उसे कहने से वहां डरते नहीं थे और उनकी जो बात है वह बहुत ही स्पष्ट थे। तो इस सब के बारे में वहां कहते जाते हैं। इसी संदर्भ में वो और एक घटना के बारे में कहते हैं कि एक बार जो है वहां उग्र जी से, हिंदी के जो साहित्यकार है उग्र जी, उनसे मिलते हैं। तो वो पहले तो बहुत ही विनम्रता से उनसे बातें करते हैं और उनसे क्या है कहते हैं कि कभी हमारे घर भी जो है वहां खाने के लिए आइए करके। फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं आपने अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग जो है किया है करके। इसका अर्थ वो क्या है कभी कुछ सही बोलने से डरते नहीं थे, बहुत ही स्पष्ट रूप से वहां कह देते थे, मगर उसके साथ साथ कभी कभार जो है संदर्भ अनुसार उनमें विनम्रता भी रहती थी। उस समय तो उग्र जी क्या है पर हैरान ही हो गए। तो इसका भी एक उदाहरण जो है वह देते हैं। फिर वो उनके बारे में और भी कहते जाते हैं कि उनमें जो है यहाँ पर उनसे जो भी यहाँ पर मिलता था ना उस पर वह हावी नहीं होते थे। एक महान व्यक्ति होने के कारण, एक महान कवि होने के कारण अपने आप को दूसरों पर हावी नहीं होने देते थे। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि जब पहली बार मैथिली शरण गुप्त जी से लेखक जो है मिलते हैं तो वह सरकारी पशुपालन फॉर्म में जो है काम करते रहते हैं और उस समय में जो है एक विशेष तरह की मिट्टी से घर बांधने का जो एक काम जो है वहां पर चलता रहता है। तो उसके बारे में वो उत्सुक होते हैं, उसके बारे में वो प्रश्न जो है पूछने लगते हैं, उसके बारे में यहाँ पर जानना चाहते हैं। देखिए वो तो है साहित्यकार, फिर भी वो क्या है यहाँ पर सबके बारे में जो है जानना उन्हें पसंद था। तो इस तरह जो है वहां उनसे बहुत ही अच्छे से बातें करने लगे, घुल मिल गए और उसके बाद अपनी क्या है साहित्यिक रचनाओं को भी भेजने के लिए भी कहा। फिर जब वो शरद चंद्र जी की जीवनी को लिखते थे तो तब भी उसके बारे में पूछताछ करते थे, अभी वह जीवनी पूर्ण हुआ कि नहीं। तो इस तरह हर एक छोटी मोटी बात का जो है वह ध्यान रखते थे। देखिए वो आगे कहते जाते हैं कि जो मैथिली शरण गुप्त जी है उनमें सभा चातुरता होने के बावजूद भी क्या है सभा में जाने से वह डरते थे। उनमें सभा चातुरता थी, इसका मतलब क्या है किसी भी सभा में वो जाते थे तो वह छा जाते थे, इसके बावजूद भी वो सभा में जाने से जो है यहाँ पर थोड़ा सा डरते थे, उन्हें ज्यादा पसंद नहीं था सभा में जाना। तो बहुत सारी सभाओं में जाने से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो इसी संदर्भ में क्या है जब उनको एक सभा में बुलाया जाता है तो पहले तो वो क्या है मना कर देते हैं, मुझे यह सभी पसंद नहीं करके। फिर जब लेखक उनसे कहते हैं कि दद्दा यह सभी हिंदी के लिए है, अभी उस सभा का आयोजन जो किया गया है वह हिंदी के लिए है, तो वह तुरंत क्या है हामी भर देते हैं, मतलब कहने लगते हैं कि हाँ मैं जरूर आऊंगा करके। तो यहाँ एक संदर्भ को इसीलिए याद करते हैं कि हिंदी के प्रति जो भाषाभिमान है उनमें कितना था। देखिए पहले तो क्या है वो सभा में जाने से मना करते हैं,
फिर जाकर जब उन्हें ये पता चलता है कि वह हिंदी के लिए है और उसके साथ साथ लेखक उनसे ये बात कहते हैं, तो लेखक के कारण और हिंदी के प्रति जो उनमें भाषा भी मानता उसके चलते हुए वो क्या है, सभा में जाने के लिए हामी जो है भरते हैं। फिर ऐसे ही कभी कभार कुछ लोग जो है लेखक को बुलाते थे कि हमारी सभा में जो है मैथिली शरण गुप्त जी को आने के लिए क्या है, आप थोड़ा सा यहाँ पर सिफारिश कीजिए करके। तभी ऐसे ही कुछ लोग उनको ले जाते हैं, तो तभी मैथिली शरण गुप्त जी उनसे कहते हैं कि आपको तो पता है मुझे सभा में जाना सभी पसंद नहीं है करके। तभी यहाँ पर लेखक उनसे कहते हैं कि उस समय वो कहते हैं कि क्या है, मैं तो नहीं कहूंगा कि आपको आना ही है, कहते हैं कि मैं तो आपसे आग्रह नहीं करूंगा करके। तो मैथिली शरण गुप्त जी भी यहाँ पर खुश हो जाते हैं। देखिए लेखक जो है मैथिली शरण गुप्त जी से अपनी आत्मीय एक स्नेह जो उनके साथ था उसका दुरुपयोग वह नहीं करते, तो इससे वह बहुत ही खुश हो जाते हैं। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी हमेशा जो है वह बहुत ही व्यस्त रहते थे। नए नए जो कवि या फिर जो साहित्यकार थे वो लोग जो है अपनी कविताओं को या फिर अपनी रचनाओं को जो है मैथिली शरण गुप्त जी के यहाँ जाकर उनके सम्मुख वह खुद पढ़कर उन्हें सुनाते थे। और कुछ लोग तो सुनने के लिए जो है यहाँ पर कुछ सेवाएं भी अर्पित करते थे। वह बहुत ही व्यस्त थे, मगर फिर भी वह जो है लेखक को उनसे मिलने के लिए जो है वह आग्रह करते थे। मगर लेखक जो है उनकी व्यस्तता को जानते हुए उनको यहाँ पर बार बार परेशान ना देने के बारे में वहां सोचते हैं। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं, लेकिन यूं मित्रों और परिजनों से मिलने में उन्हें आनंद ही आता था। उनकी व्यस्तता को देखकर मैं उनके पास जाने में झिझकता था, लेकिन उनका प्रेम भरा आग्रह बराबर बना रहता था। एक बार जाने पर कहते थे आपको फिर भी आना होगा। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी से कितनी आत्मीय स्नेह जो है यहाँ पर लेखक का था, यह हमें यहीं पर पता चलती है। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी को प्रिय मित्रों से परिजनों से मिलने से जो है बहुत ही आनंद मिलता था, मगर लेखक ये सोचते थे कि बार बार जाकर उन्हें परेशान क्यों करो, पहले से वह व्यस्त रहते हैं, पहले से उनसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग जाते करके वो क्या है यहाँ पर अगर ना जाए तो बार बार जो है यहाँ पर आग्रह करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि आप आइए आइए करके। तो फिर वह उनके आग्रह से वह जाते उनसे मिलने के लिए, तो वो कहते थे कि अगर एक बार जाए तो फिर से कहते थे कि आपको फिर भी यहाँ पर आते रहना पड़ेगा करके। देखिए अब तक वो मैथिली शरण गुप्त जी के गुणों के बारे में कहते जा रहे थे, अभी वो मैथिली शरण गुप्त जी और उनके जो संबंध है, जो आत्मीय स्नेह है उनके बीच में, उसका यहाँ पर क्या है वर्णन जो है करते जा रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, नहीं जानता था कि यह उनकी मुझ पर विशेष कृपा थी, यह अपने स्नेहिल स्वभाव के कारण ही ऐसा कहते थे। वो यहाँ पर एक बात बोलते हैं कि मैं नहीं जानता कि ये जो है मुझ पर एक विशेष कृपा उनमें थी, मतलब क्या मैं उन्हें ज्यादा पसंद था या फिर वो सबसे ऐसे ही स्नेह से व्यवहार करते थे, मुझे नहीं पता। यही उनका स्नेहिल स्वभाव है, ये भी नहीं पता, मगर वो मुझे बार बार आग्रह करते थे कि मैं उनसे मिलूं, इतना स्नेह इतना प्रेम मुझे वहां दिखाते थे करके वो लिखते जाते हैं। आगे लिखते हैं, 12 वर्ष दिल्ली में रहकर जब वहां फिर चिरगांव लौटे तो उनका यहाँ आग्रह और भी अधिक हो उठा। उन्होंने बार बार कहा, मैं यही आशा रखता हूं कि अभी आप यहाँ दर्शन देंगे। आकांक्षा यह है कि आप 2-4 दिन यहाँ आकर मेरे साथ रहे, देखूं यहाँ कब पूरी होती है। देखिए ये सभी मैथिली शरण गुप्त जी ने लेखक से कहा है, यह सभी जो बातें हैं वहां मैथिली शरण गुप्त जी ने लेखक से कहा है, उसी को यहाँ पर वह याद कर रहे। जब वो 12 साल तक दिल्ली में रहकर फिर जब वो अपने चिरगांव जाते हैं, उनसे मिलने की जो बात है वह बहुत ही बार कहते थे। वो कहते थे कि क्या है, यही आशा रखता हूं कि अभी आप मुझे दर्शन देंगे। देखिए कितनी विनम्रता से वो यहाँ पर आने के लिए बोलते हैं, एक महाकवि होने के बावजूद भी कितनी विनम्रता से वो लेखक को बुलाते हैं अपने घर। मैं फिर भी विश्वास रखता हूँ कि क्या है आप मुझे दर्शन देंगे, अभी मैं ये देखूंगा कि कब मुझे आपका दर्शन मिलेगा, कब यहाँ पर आप हमारे घर कब आएंगे। तो इस तरह वो बहुत ही विनम्रता से बार बार लेखक को जो है अपने घर बुलाते थे। तो आगे वो लिखते जाते हैं,
आपकी अस्वस्थता से चिंता हुई, जलवायु परिवर्तन के लिए क्यों नहीं आप यहाँ आ जाए? आपका भार, स्ट्रेन भी कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। वहां तो मिलने वालों की भी भीड़ रहती है, यहाँ मैं भरसक भीड़ भाड़ से आपको बचाऊंगा। मेरी इच्छा है, आप आइए, ऋतु भी अनुकूल है। देखिए यहाँ पर यह भी बातें जो है मैथिली शरण गुप्त जी लेखक से कहते हैं। वो कहते हैं कि जब लेखक को कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं, तो तब उस बात को जानकर, लेखक की बीमारी को बात को जानकर जो है मैथिली शरण गुप्त जी लेखक से कहते हैं कि क्या है, अभी आप यहाँ क्यों नहीं आ जाते? यहाँ ऋतु जो है वह भी अनुकूल है, वह तो आपसे आने जाने के लिए लोग मिलते रहेंगे, तो यहाँ पर आने पर क्या है, आपका जो भार है, जो स्ट्रेन है, वह भी कम हो जाएगा। यहाँ पर वातावरण भी अच्छा है। मैं यहाँ पर क्या है, कोशिश करूंगा कि आपको कोई यहाँ पर परेशान ना करे। तो इतनी अच्छे से जो है यहाँ पर वह आग्रह जो है लेखक से करते थे कि उनसे आकर मिले। देखिए वो कहते हैं कि ऐसे वो बार बार जो है आग्रह करते रहते थे, मगर क्या है, मुझे अभी भी अफसोस है कि मैं आखिरी बार उनसे नहीं मिल पाया, मैं यह सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका, यही मुझ में अब भी दुख बाकी है करके वो कहते हैं। मतलब इस तरह बार बार मैथिली शरण गुप्त जी, एक महान कवि, लेखक से यहाँ पर मिलने की आग्रह करते थे, इतनी विनम्रता से उन्हें अपने घर बुलाते थे। इसके बावजूद लेखक उनके घर नहीं जा पाए, वो सौभाग्य नहीं उठा पाए कि वहां पर जाए, कुछ दिनों के लिए रुके, उनके साथ रुके। वो कहते हैं कि आखिरी बार जब वो दिल्ली आए थे, तब भी मेरी अस्वस्थता के चलते हुए मैं उनसे नहीं मिल पाया, सिर्फ फोन पर ही उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा था कि क्या है, अब तो पाँवों ने जवाब दे दिया है, अब तो क्या है, चलने की बारी आ गई है शायद करके उन्होंने फोन में कहा था। तो उसके कुछ ही दिनों बाद जो है मैथिली शरण गुप्त जी जो है गुजर जाते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद जब वो आखिरी बार फोन पे बात करते हैं, तो उसके कुछ ही दिनों बाद मैथिली शरण गुप्त जी गुजर जाते हैं। तो वो यहाँ पर कहते जाते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी सिर्फ यही नहीं कहते थे कि लोग उनसे मिले, इसके साथ साथ उनके आसपास जितने भी साहित्यिक व्यक्ति थे, सबसे मिलने की आग्रह जो है वह करते थे। जब वो दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू में रहते थे, तो जब भी लेखक अगर वहां उनसे मिलने के लिए जाते दिल्ली में, तो वह कहते थे कि अभी तुम आए हो तो जाते जाते बनारसी दास से भी मिलते जाना करके। तो इस तरह वो चाहते थे कि एक वहां कवि है तो लोग सिर्फ उन्हीं से मिले, वो चाहते थे कि उनके आसपास जितने भी लोग साहित्यिक व्यक्ति थे उनसे सभी मिले। तो उनमें कितनी निस्वार्थ भावना थी, यहाँ हम देख सकते हैं। वो कहते हैं कि यह जो है उनमें ज्यादा व्यवहारिकता नहीं थी, उनमें वैष्णवों जैसी बुद्धि जो है वह तीक्ष्ण थी। फिर भी क्या है, सभी वो सिर्फ व्यवहारिकता के लिए नहीं कहते थे कि सभी से मिलना है करके। उनमें यहाँ संस्कृति थी, उनमें धार्मिकता ज्यादा थी, भक्त की जैसे तरलता जो है मैथिली शरण गुप्त जी में ज्यादा थी। भक्त की जैसे तरलता जो है पर मैथिली शरण गुप्त जी में थी, वह एक भक्त थे। इस तरह सभी वो मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कहते हैं। और आगे कहते हैं कि उनकी प्रथम कविता 1905 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद लगभग 60 वर्ष तक उन्होंने हिंदी साहित्य को संवारा, संजोया ही नहीं, उसका निर्माण भी किया। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी पहली कविता की रचना कब की थी? 1905 में। उसके बाद से 1905 के बाद से लगभग जो है यहाँ पर 60 साल तक जो है वो हिंदी साहित्य को संवारते हैं, संजोते हैं। आगे वो कहते हैं, तुतलाती हुई कड़ी बोली जिसको उन्होंने स्वर दिया था, उनके जीवन काल में ही पूर्ण यौवना हो चुकी थी। भारत भारती की रचना करके उन्होंने राष्ट्र में जो प्राण फूंके, ऐसे उदाहरण इतिहास में विरल ही मिलते हैं। देखिए शायद ही आपको याद होगा, तो फर्स्ट सेशन के प्रारंभ में ही मैंने मैथिली शरण गुप्त जी के परिचय के संदर्भ में बताया था कि वह खड़ी बोली के प्रारंभिक प्रमुख साहित्यकार थे करके। तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने कड़ी बोली में क्या है पर साहित्य की रचना करना शुरू किया था, तब तो जो है वह कड़ी बोली तुतलाती थी, बाद में वहां पूर्ण यौवना हो गई। मतलब उनके अंत तक जो है यहाँ पर कड़ी बोली जो है वह हिंदी साहित्य में जो है एक स्थान जो है उसने पा लिया था।
प्रारंभ उन्हीं के साथ हुआ, मगर क्या है उनके अंत तक कड़ी बोली जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से हिंदी साहित्य में यहाँ पर छा चुका था। और उसके साथ देखिए यहाँ पर भारत भारती की रचना करके उन्होंने राष्ट्र में जो प्राण फूंका। देखिए ये जो भारत भारती जो उनकी रचना है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने मानो क्या है राष्ट्र में प्राण ही फूंक दिया है, क्योंकि भारत भारती की जो रचना है वह 1912 और 13 के बीच में हुआ था। उसकी रचना उन्होंने 1912 और 13 में किया था। तो वो जो संदर्भ था, देखिए उस समय भारत के हालात जो है कुछ ठीक नहीं थे। आप सभी लोग जो है उस संदर्भ के बारे में, वो समय जो है उसके बारे में जानते ही हो। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती में क्या किया था, हमारे भारत देश की जो अतीत है वो भी वैभव से भरा हुआ, भारत देश के वैभव से भरा हुआ जो अतीत है उसका गुणगान करते हुए, भारत देश के वैभव से भरे हुए अतीत का गुणगान करते हुए क्या है लोगों को ये प्रेरणा देते हैं या फिर प्रोत्साहन देते हैं कि जो वर्तमान और भविष्य है उसे हमें सुधारना है। वो कहते हैं कि देखो हमारा भारत देश कैसा था, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, ज्ञान विज्ञान, सामाजिकता, धार्मिकता, सबके बारे में, सबका, और इन सबको जो वैभवीकृत अतीत है उसको लोगों के सामने रखते हुए वर्तमान और भविष्य को सुधारने का एक संदेश जो है इस भारत भारती में देते हैं। तो इसी के चलते हुए जो है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो है प्रेरणा मिली थी। तो इसीलिए कहा है कि इसने जो है राष्ट्र में प्राण फूंका है करके। तो आगे वो कहते जाते हैं कि राजनीतिज्ञ आते हैं और चले जाते हैं, जिनके लिए ऐसा लगता है कि वह अनिवार्य है उन्हीं को एक दिन वह हम बिल्कुल भूल जाते हैं। देखिए राजनीतिज्ञ जो लोग रहते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग उस समय के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, मगर उनके जाने के बाद जो है समय के साथ साथ लोग उन्हें भूल जाते हैं। मगर देखिए, लेकिन साहित्यकार कालजयी है, वह शरीर नहीं स्वयं चैतन्य है। मैथिली शरण उसी चैतन्य का मूर्त रूप थे जो सदा जड़ता को चुनौती देता रहता है और मूल्यों को जड़ नहीं होने देता। देखिए वो मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में यहाँ पर कहते हैं कि वो एक साहित्यकार है, कलाकार है। तो ये जो साहित्यकार है वह कालजयी होता है, मतलब कौन सा भी समय हो, सिर्फ उनके समय में नहीं बल्कि आगे भी भविष्य में भी हमेशा जो है यहाँ अमर रहते हैं, कालजयी होते हैं। लोग इनको भूल नहीं सकते। साहित्यकार यहाँ पर क्या करता है, वह चैतन्य को जड़ होने नहीं देते। तो इसी चैतन्य की मूर्ति कौन है यहाँ पर, मैथिली शरण गुप्त जी है करके उनका गुणगान जो है यहाँ पर वह करते हैं। तो आगे वो कहते जाते हैं, भारत भारती के कवि ने ही रामकथा को नया रूप देकर साकेत का निर्माण किया। देखिए भारत भारती के जैसे साकेत भी बहुत ही प्रमुख रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। एक तरफ भारत भारती में जो है एक राष्ट्र प्रेम को जो हम देख सकते हैं, वही जो है उसी भारत भारती के कवि ने ही जो है यहाँ पर साकेत का जो निर्माण है किया। काव्य की उपेक्षित उर्मिला साकेत में सजीव हो उठी है। उनकी यशोधरा और काबा करबला ने अखंड मानवता के पौधे को साहित्य के अमृत से सींचा। देखिए एक तरफ भारत भारती में हम राष्ट्र प्रेम देख सकते हैं, वही जो है साकेत जो है यहाँ पर उसमें जो उन्होंने क्या किया है, मूल काव्य में जो उपेक्षित उर्मिला थी उसको एक सजीवता जो है उसमें यहाँ पर दिलाई है। वही यशोधरा और काबा करबला, यशोधरा और काबा करबला में उन्होंने जो है मानवता को जो है प्रमुख प्राधान्यता दी है, मानवता के पौधे को उन्होंने सींचा है। वही जो है विष्णु प्रिया के रूप में उन्होंने एक बार फिर मूक नारी की वेदना को स्वर दिया। फिर विष्णु प्रिया में जो है उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर मूक नारी को जो है एक स्वर जो है उन्होंने दिया है। उन्होंने द्वापर, नहुष और जय भारत की रचना करके प्राचीन संस्कृति के कथाओं को नए अर्थ दिए। देखिए द्वापर, नहुष और जय भारत, इसमें उन्होंने प्राचीन संस्कृति को जो है एक नया रूप जो है यहाँ पर दिया है। इन अर्थों के संदर्भ में उनका उद्देश्य अंततः मानव की प्राण प्रतिष्ठा करना ही था।
देखिए उनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से जो है मानव की प्राण प्रतिष्ठा करना ही था। दिवोदास और पृथ्वीपुत्र उनके चिर विकासनशील मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रमाण है। एक विकासशील मानवतावादी दृष्टिकोण जो है इसमें हम देख सकते हैं। विकासशील मानवतावादी दृष्टिकोण यहाँ पर देख सकते हैं। वह मात्र राष्ट्रीय कवि नहीं थे, भारतीय थे। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी सिर्फ राष्ट्रीय कवि नहीं थे, वहां भारतीय थे और उनकी भारतीयता मानवता का ही प्रतीक है। जो उनमें भारतीयता जो है वह मानवता का ही प्रतीक है, मतलब उनमें मानवता अधिक मात्रा में थी। इसी के चलते वह एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे कवि, एक अच्छे राजनीतिज्ञ और उसके साथ साथ एक अच्छे भारतीय जो है वह बन सके। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी कहते थे कि वही व्यक्ति मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मर सकता है, मतलब जिसमें मानवीयता हो, जो दूसरों के लिए कुछ करे, दूसरे मनुष्य के लिए मरे, वही क्या है पर मनुष्य। ऐसे मानवता से भरी हुई जो एक गुण है उनमें था, मानवता जो है उनमें भरपूर था और राष्ट्र प्रेम भी भरपूर था। इसी के चलते हुए वह क्या है भारत भारती की रचना जो है कर पाए। देखिए खुद महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि का जो उपाधि है दिया था। इसके साथ साथ जो है वो कहते हैं कि साहित्यकार होते हुए भी, वह कवि होते हुए भी जो है उनसे मशीनों से जो है उन्हें बहुत ही प्रेम था। सिर्फ पुस्तकों से नहीं, मशीनों से भी बहुत ही प्रेम था। ऐसे मैंने पहली बार जो है, और एक बात यहाँ पर लेखक कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कि वह साहित्यकार है। उन्हें सिर्फ पुस्तकों से प्रेम नहीं था बल्कि वह मशीनों से भी उतने ही प्रेम करते थे। मशीनों से भी प्रेम रखने वाला एक पहला जो साहित्यकार है, मैंने इन्हीं को देखा करके वो उनके बारे में कहते हैं। फिर वो कहते हैं राष्ट्र कवि होने से पहले वे कवि थे, कवि से पहले वहां मानव थे, ऐसे स्नेही मानव जो सबके दद्दा बन गए थे। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी एक राष्ट्र कवि थे, तो वो राष्ट्र कवि होने से पहले वह कवि थे और कवि से पहले वह मानव थे, ऐसा स्नेही मानव जो सबके दद्दा बन गए। देखिए मैंने आपको पहले बताया था मैथिली शरण गुप्त जी को साहित्यिक जगत में सभी प्रेम से जो है दद्दा करके पुकारते थे। तो ये जो उनमें मानवीयता थी, वह जो एक अच्छे मनुष्य थे, उसी के चलते वो सबके दद्दा जो है बन गए थे करके लेखक यहाँ पर कहते हैं। स्नेह और आत्मीयता, गौरव और गुरुता एक ऐसा सम्मिश्रण था उनके भीतर कि वह उन्हें सबका बनाता था। उनमें जो है यहाँ पर आत्मीयता थी और उसके साथ साथ स्नेह भी था, गौरव था और गुरुता भी थी। तो इन सबका एक सम्मिश्रण जो है उनमें था, यही गुण थे जिसके चलते हुए वह जो है सबके बन जाते थे और सभी उनसे क्या है प्रेम करने लग जाते थे, स्नेह भाव जो है पैदा हो जाती थी करके यहाँ पर वह कहते हैं। वह जो है इन्हीं गुणों से जो है सबके बन जाते थे और सभी लोग उनसे क्या है यहाँ पर प्रेम से, स्नेह से व्यवहार करने लगते थे करके वह कहते हैं। सबको समझने की दृष्टि देता था, जो सबको समझता है वही तो बड़ा है, सबके दद्दा ऐसे ही बड़े थे। देखिए वो कहते हैं कि सबको जो है वह समझते थे और जो सबको समझता है वही तो बड़े हैं। तो ऐसे बड़े महान व्यक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त जी थे करके वो यहाँ पर कहते हैं। देखिए तो अंत में वो कहते हैं कि ऐसे बड़ा गुण जो है, ऐसा एक बड़प्पन जो है मैथिली शरण गुप्त जी में था, वो तो सबको समझ जाते थे। उनमें विनम्रता थी, बच्चों जैसी जो भोलापन है, मासूमियत जो है उनमें था। उसके साथ साथ भक्त की तरलता और नारी का सा स्नेह, विनम्रता आदि सभी जो गुण है उनमें था। सबसे ज्यादा बढ़कर जो है मानवता जो है उनमें था। वह एक राष्ट्र भक्त थे, राष्ट्र प्रेमी थे। तो इस तरह पूरी जीवनी में या फिर पूरा पाठ में जो है लेखक विष्णु प्रभाकर जी मैथिली शरण गुप्त जी का यहाँ पर गुणगान जो है वह करते जाते हैं। उनके चरित्र का एक एक पहलू जो है वह यहाँ पर हमारे सामने खोलते जाते हैं। धन्यवाद।